नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। डेली के करंट अफेयर के सेशन में आज अपन 22 जनवरी 2025 का जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे उसका डिटेल एनालिसिस सिस्टमेटिक तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा। तो क्लास के बाद में इसकी पीडीएफ आप जरूर ले लेना। पीडीएफ कैसे मिलेगी वो अपन लास्ट में उस पर भी चर्चा करेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। पहले देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। राजीव रंजन सिंह ने 2 दिवसीय पशुधन सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया है? कल भाई राजीव रंजन सिंह जी ने 2 दिवसीय पशुधन सम्मेलन का उद्घाटन किया था। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है किस शहर में किया था, तो वो शिलोंग में किया था। माय डियर, मेरा आपसे एक सवाल है, शिलोंग किस राज्य की राजधानी है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। शिलोंग एक राज्य की राजधानी है, आपको उस राज्य का नाम बताना है कि शिलोंग इस राज्य की राजधानी है। हिंट दे दूं, एक पूर्वोत्तर का राज्य है जिसकी राजधानी है शिलोंग। वहां पर समग्र पशुधन विकास को बढ़ावा देने के लिए राजीव रंजन सिंह ने 2 दिवसीय पशुधन सम्मेलन का कल उद्घाटन किया था। इस कार्यक्रम के अंदर बेसिकली होगा क्या, तो जो भी खेती पर टिके हुए किसान हैं या जो पशुधन से अपनी आजीविका चलाते हैं, उन किसानों को टिकाऊ खेती का एक ऑप्शन देना और उनका हित साधने के लिए अलग से एक निवेश फंड बनाना, ये सभी कार्य इस सम्मेलन के अंदर किए जाएंगे, जिसके अंदर बड़े बड़े उद्यमी शामिल होंगे, नीति निर्माता शामिल होंगे और आसपास के जो भी मंत्री हैं वो सारे इस कार्यक्रम के अंदर आएंगे। और कल इसका उद्घाटन राजीव रंजन सिंह ने किया है शिलोंग। शिलोंग कहाँ की राजधानी है? आपसे मैंने ये सवाल पूछा था और आपने शायद बताया कि नहीं बताया, मुझे पता नहीं है, वो तो बाद में पता लगेगा। शिलोंग मेघालय की राजधानी है। मेघालय एक पूर्वोत्तर का राज्य है, उसकी राजधानी है शिलोंग। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अपना अगला क्वेश्चन क्या है? जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सम्मेलन किस विषय पर आयोजित किया जाएगा? भाई एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, कौन करेगा? जनजातीय कार्य मंत्रालय करेगा। कहां पर करेगा? भारत मंडलपम नई दिल्ली। कहां पर? भारत मंडपम नई दिल्ली। ये चीज आप ध्यान रखना। भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर जनजातीय कार्य मंत्रालय एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा पीएम जनजातीय नवनिर्माण, पीएम जनमन योजना पर। किस पर? पीएम जनमन योजना पर। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? नीतिगत अंतराल को पाटना और देश भर के अंदर पीएम जनमन योजना के लाभों के बारे में लोगों को जागृत करने के लिए ये एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत मंडपम नई दिल्ली में। ठीक है, ये जो कार्य सम्मेलन होगा उस पर प्रमुख क्षेत्रों की बात करें, किन किन क्षेत्रों पर ध्यान आकर्षित किया जाएगा? ग्रामीण विकास पर, विद्यालयों की जो कंडीशन है उस पर, पानी की जो स्थिति है वर्तमान में उस पर, आंगनवाड़ियों की जो स्थिति है उस पर, और जो बहुउद्देशीय केंद्र की जो योजनाएं हैं उस पर यह कार्यक्रम या ये राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। कौन करेगा? जनजातीय कार्य मंत्रालय। मुख्य रूप से किस विषय पर आयोजित होगा? पीएम जनमन योजना, प्रधानमंत्री जनजातीय नवनिर्माण योजना। इसका आयोजन कहां पर होगा? भारत मंडपम नई दिल्ली। कौन करेगा? जनजातीय कार्य मंत्रालय इसका आयोजन करेगा। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। बाकी इस क्लास की पीडीएफ के अंदर सारे फैक्ट आपको बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से मिल जाएंगे, सारी चीजें आप देख लेना। जो भी मैं यहाँ पर चीजें बोल रहा हूँ आपको लग रहा होगा कि सर तो नोट डाउन नहीं करवा ले, लेकिन उस पीडीएफ में सारी चीजें अच्छे से लिखी हुई है। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? जो पराक्रम दिवस है वो कब मनाया जाता है? सीधा सीधा आपसे सवाल पूछा है। पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को। कल मनाएंगे अपन क्या? पराक्रम दिवस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पराक्रम दिवस क्यों मनाया जाता है? तो जो सुभाष चंद्र बोस है, जिनको अपन नेताजी के नाम से जानते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनकी 128वीं जयंती है इस बार। ये ध्यान रखना है, 128वीं जयंती है। कब? 2025 के अंदर, कल। और 2025 के अंदर 128वीं जयंती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर अपन पराक्रम दिवस मनाते हैं। ठीक है, किस लिए क्यों मनाते हैं? कि भाई इस अवसर पर अपन नेताजी की जो भी विरासत थी उसको सम्मान प्रदान करते हैं। ठीक है, 2025 में भी मनाया जाएगा, यानी कल अपन क्या मनाएंगे? पराक्रम दिवस मनाएंगे। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा कल उड़ीसा के कटक के अंदर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। उड़ीसा का कटक, उड़ीसा राज्य का कटक, यहां पर 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित होगा। ठीक है, पराक्रम दिवस के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया जाएगा। कौन करेगा? भारत का जो संस्कृति मंत्रालय है वो इसका उद्घाटन करेगा और इसका आयोजन करेगा। सबसे बड़ी चीज, इस कटक को ही क्यों चुना गया, तो मैं आपको बता देता हूं। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान है और जो प्रारंभिक शिक्षा वगैरह है वो सारी नेताजी ने कटक से ही ली थी, इसीलिए इसका आयोजन
कटक में किया जा रहा है। और इसका उद्घाटन कौन करेंगे, तो उड़ीसा के वर्तमान में सीएम जो है वो इनका उद्घाटन करेंगे। कल ही मैंने उड़ीसा के सीएम के बारे में आपको अच्छी खासी चीजें बताई थी। मैंने आपको बताया था मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी कौन है, उड़ीसा के सीएम है। उड़ीसा के सीएम का नाम लेते ही आपके दिमाग में पटनायक जी आते होंगे, क्योंकि वो लंबे टाइम तक रहे थे, लेकिन अब नहीं है। अब आपको ये ध्यान रखना है उड़ीसा के वर्तमान में सीएम कौन है, तो वो है मोहन चरण मांझी, और वही इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 128वीं जयंती 2025 के अंदर मनाएंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, और इनका जन्म कटक में हुआ था, इसीलिए 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन होगा कटक के अंदर। और इनकी जयंती पर अपन कौन सा दिवस मनाते हैं, पराक्रम दिवस मनाते हैं। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देश भर में कितने सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए। सर ये सुकन्या समृद्धि खाते तो बहुत पुरानी योजना है, अब आप इसको वापस याद क्यों कर रहे हो। तो कल एक आंकड़ा आया था, सरकार ने कल एक चीज बताई थी कि देश भर के अंदर सुकन्या समृद्धि खाते 4 करोड़ खोल दिए गए हैं। कितने, 4 करोड़। सर कल ये आंकड़ा क्यों आया था, कल ये आंकड़ा इसलिए आया था, आज गया भाई 22 जनवरी। ये योजना शुरू कब हुई थी आपको पता है, 22 जनवरी 2015 को इस योजना को शुरू किया गया था। इसका मतलब है इस योजना को आज पूरे 10 वर्ष हो गए हैं। सुकन्या समृद्धि खाता योजना को 10 वर्ष हो गए हैं। 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इसको शुरू किया गया था, जिसके अंदर सुकन्या समृद्धि खाते खोले जा रहे थे। 4 करोड़ खाते आज तक खोल दिए गए हैं और इस योजना को 10 साल पूरे हो गए हैं। ठीक है, इस योजना के तहत माता पिता किसी भी डाकघर के अंदर या कोई भी अगर वाणिज्यिक बैंक की कोई शाखा है उसके अंदर लड़कियों का खाता खुलवाते थे। ठीक है, और उसमें कुछ पैसे डालते थे, जिससे क्या होता था कि भाई बेटी जब भी विवाह वाली होगी तब तक वो पैसे बढ़ जाएंगे। ठीक है, और इसी वर्ष 22 जनवरी को यानी आज ही के दिन सुकन्या समृद्धि योजना को पूरे 10 साल हो गए हैं। ठीक है, तो एकदम करंट का डाटा है, आज 22 जनवरी है और आज ही के दिन सुकन्या ये जो खाता योजना थी उसको कितने 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था और इसमें अभी तक देश में लगभग 4 करोड़ खाते खोल दिए गए हैं। ये एग्जैक्ट डाटा है, 4 करोड़ ही सरकार ने डाटा जारी किए हैं। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने के लिए किस देश के साथ सहयोग शुरू किया है। कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करना है 2070 के अंदर उत्तराखंड को। उसके लिए उन्होंने आइसलैंड की सरकार के साथ एक समझौता किया है। क्या आइसलैंड की सरकार के साथ समझौता किया है? नहीं, आइसलैंड की एक कंपनी है वर्किस कंसल्टेंसी इंजीनियर्स, उसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, उसके साथ एमओयू हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं उत्तराखंड सरकार ने भूतापीय ऊर्जा के अन्वेषण और विकास के लिए, हिंदी में एकदम समझा देता हूं, ये जो कार्बन यूटिलिटी आपको समझ में नहीं आ रही होगी, मैं समझा देता हूं। उत्तराखंड सरकार जो है वो भूतापीय ऊर्जा है, उसके अन्वेषण और भूतापीय ऊर्जा के विकास के लिए आइसलैंड की वर्किस कंसल्टेंसी इंजीनियर के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, समझौता हस्ताक्षर हुआ है, जिसके तहत इसका उद्देश्य रहेगा 2070 तक कार्बन यूटिलिटी को प्राप्त करना। ठीक है, और अभी जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड पूरे राज्य की बात की जाए उत्तराखंड में तो 40 भूतापीय स्थलों की पहचान की गई है उत्तराखंड राज्य के अंदर। उन 40 भूतापीय जो चिन्ह किए गए हैं कि यहाँ पर भाई 40 जगह पर ये स्थल है 40 जहाँ पर भूतापीय ऊर्जा निकल सकती है, वहाँ पर आइसलैंड जो भी रिसर्च होगी उसमें जो भी पैसे लगेंगे वो सारे आइसलैंड देगी इस एमओयू के तहत। एमओयू क्या है मैं आपको समझा देता हूँ वापस एक बार इजी भाषा के अंदर। उत्तराखंड सरकार को 2070 तक कार्बन यूटिलिटी प्राप्त करनी है, उसके लिए भूतापीय ऊर्जा का अन्वेषण करना होगा, भूतापीय ऊर्जा का विकास करना होगा। इस विकास के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार ने आइसलैंड की वर्किस कंसल्टेंसी इंजीनियरिंग के साथ एक एमओयू हस्ताक्षर किया है। इस एमओयू के अंदर होगा क्या, उत्तराखंड सरकार ने ऐसी 40 भूतापीय स्थलों को चिन्हित किया है। 40 स्थान अपने उत्तराखंड में बताएंगे, बोले यहाँ पर भूतापीय ऊर्जा अच्छी खासी निकल सकती है, तो उसके लिए वहाँ पर रिसर्च तो करनी होगी, R&D करनी होगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कार्य करना होगा। उसके लिए जितने भी पैसे खर्च होंगे वो ये आइसलैंड की जो कंपनी है वर्किस कंसल्टेंसी इंजीनियरिंग ये खर्च करेगी इस समझौते के तहत। ठीक है, अब समझ में आ गया ये समझौता अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। अगली स्लाइड पे चलो। हाल ही में किस राज्य ने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। सबसे पहले तो ये विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है आप सब जानते हो, ये क्रिकेट की ट्रॉफी है। ठीक है, CR लिख रहा हूँ, क्रिकेट आप समझ जाना। ठीक है, इस बार कर्नाटक की टीम ने 5वीं बार ये खिताब जीता है। लगातार 5वीं बार तो नहीं है, लेकिन कर्नाटक की जो वरिष्ठ पुरुष क्रिकेट टीम है उसने फाइनल के अंदर विदर्भ की टीम को 36 रनों से हराया था, कल शाम को हराया था। ठीक है, सामने विदर्भ की टीम खेल रही थी और विदर्भ की टीम को इन्होंने हरा दिया था, उपविजेता रही थी। और ये मैच जो कर्नाटक है वो 36 रन से जीती थी। ठीक है, कितने रनों से, 36 रनों से ये मैच जीती थी और 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है कर्नाटक ने। विजय हजारे ट्रॉफी वो क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है,
इस बार जो ये विजय हजारे ट्रॉफी हुई है 2024-25 की जो विजय हजारे ट्रॉफी है, उसका फाइनल गुजरात के वडोदरा के अंदर कोटाम्बी स्टेडियम के अंदर कल हो रहा था। कहां पर? कोटाम्बी स्टेडियम। कोटाम्बी स्टेडियम कहां पर है? गुजरात के वडोदरा के अंदर है। ठीक है, अब बात की जाए इस विजय हजारे ट्रॉफी के स्टेटिक्स की या इसके इतिहास की, तो इसकी शुरुआत की थी बीसीसीआई ने, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने। कब की थी? 1993 और 94 के 70 में। कब? 1993-94। ये मूल जो विजय हजारे ट्रॉफी है उसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, ये रणजी ट्रॉफी होती है, आपको पता है, एक रणजी ट्रॉफी आपने सुना है, वो क्या होती है? टेस्ट की होती है। सेम रणजी ट्रॉफी के पूरे रोड मैप को फॉलो करते हुए वनडे के लिए क्या बनाया था इन्होंने? तो ये बनाया था विजय हजारे ट्रॉफी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे क्रिकेट के अंदर रणजी ट्रॉफी होती है, उसके अंदर टेस्ट मैच होता है ना, उसी प्रकार सेम उसी कैटेगरी की विजय हजारे ट्रॉफी है जिसके अंदर वनडे मैच होता है, और 1993-94 में इसको शुरू किया गया था। ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्या इसको जब शुरू किया गया था तब इसका नाम विजय हजारे ट्रॉफी था? बिल्कुल नहीं था। जब इसको शुरू किया गया था तो रणजी वनडे ट्रॉफी के नाम से इसको जाना जाता था। क्या? रणजी वनडे ट्रॉफी के नाम से जाना जाता था। फिर घटना है 2007-8 की। कब? 2007-8। यही बीसीसीआई था। 2007 और 8 के अंदर बीसीसीआई ने भारत के एक महान बल्लेबाज हुआ करते थे विजय हजारे, उनके नाम पर, उनके सम्मान के अंदर इस ट्रॉफी का नाम परिवर्तन करके विजय हजारे ट्रॉफी कर दिया गया। पहली बार जब विजय हजारे ट्रॉफी हुई तो उसका खिताब किसने जीता था? सौराष्ट्र की टीम ने जीता था। यह आपको ध्यान रखना है। ये जो भी फैक्ट मैंने आपको बताए हैं एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। आपको ध्यान रखना है मैंने क्या क्या बताया है। अभी हाल ही के अंदर यानी कल इसका फाइनल हुआ है। कहां पर हुआ था इसका फाइनल? गुजरात के वडोदरा के अंदर कोटाम्बी स्टेडियम के अंदर हुआ था। उसके अंदर कर्नाटक की टीम 36 रनों से विजयी रही है, विदर्भ की टीम 36 रनों से हार गई है। और ये जो ट्रॉफी है कब शुरू हुई थी? रणजी ट्रॉफी। पहले ये रणजी वनडे ट्रॉफी के नाम से इसको जाना जाता था। 1993-94 में इसको बीसीसीआई ने शुरू किया था। 2007-8 में इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया और जो भारतीय बल्लेबाज है विजय हजारे, उनके नाम पर इस ट्रॉफी का नाम विजय हजारे कर दिया गया। और पहली बार जब विजय हजारे ट्रॉफी हुई थी तो इसके अंदर विजयी कौन रहा था? तो सौराष्ट्र की टीम पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब उन्होंने जीता था। अब ये जो भी मैंने फैक्ट बताए हैं वो सारे पीडीएफ में सिस्टमेटिक तरीके से लिखे हुए मिल जाएंगे, तो आप वहां से देख लेना। किस तारीख को 3 पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाया जाता है? भाई 3 राज्यों का एक साथ स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 21 जनवरी कल अपन ने 3 राज्यों का स्थापना दिवस एक साथ मनाया था, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। ठीक है, इन सभी तीनों राज्यों के निर्माण के लिए एक नियम आया था, पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम 1971, जिसको पुनर्गठन अधिनियम भी बोलते हैं, पूर्वोत्तर पुनर्गठन अधिनियम या पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम 1971। उसके तहत मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को 21 जनवरी 1972 को अलग से राज्य का दर्जा दिया गया था। तो कब? 21 जनवरी के अंदर भी प्रॉपर अगर आपसे ईयर पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है 1972, 1972। 21 जनवरी 1972 मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा 3 नए राज्य बने थे। पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत इनको बनाया गया था और डेट याद रखना है 21 जनवरी, इसीलिए तीनों राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं एक एक राज्य के कुछ छोटे मोटे स्टेटिक्स जीके की। तो मणिपुर की राजधानी कहां पर है? आपको ध्यान रखना है इम्फाल। कहां है? इम्फाल है। ठीक है, अभी देखो इससे पहले मैंने आपको एक चीज बताया था शिलोंग के बारे में, और मैंने बताया था मेघालय की राजधानी है, तो शिलोंग इसके अंदर ये जो 2 नंबर पे राज्य लिखा है मेघालय उसकी है। पहले अपन बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर की भाषा की बात की जाए तो वहां पर बोली जाती है मैतेई, जिसको मणिपुरी भी बोलते हैं और एग्जैक्ट नाम उसका मैतेई है। ठीक है, और इसको भारत का गहना बोलते हैं। जेवर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो बोला जाता है मणिपुर को। मणिपुर को भारत का क्या बोला जाता है? आपसे ये पूछा जाए तो आपको बताना है भारत का गहना, जेवल ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? मणिपुर को बोला जाता है। बात करते हैं मेघालय की। मेघालय की राजधानी कहां पर है? तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मेघालय के अंदर कौन सी भाषा बोली जाती है? मेघालय की भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी गई है। खासी, गारो और अंग्रेजी 3 भाषाएं बोली जाती है। खासी, गारो और अंग्रेजी मेघालय की भाषाएं हैं। बादलों का घर किसको बोलते हैं? एडोड ऑफ क्लाउड्स जिसको बोलते हैं, बादलों का घर किसको बोलते हैं? तो वो बोलते हैं मेघालय को। बादलों का घर क्यों बोला जाता है मेघालय को? आपको पता होना चाहिए भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होने वाले जो स्थान है, चेरापूंजी हो गया, मौसिनराम हो गया। ठीक है, और विश्व के अंदर भी सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान है वो कहां पर स्थित है? मेघालय के अंदर स्थित है। मौसिनराय, चेरापूंजी कहां पर है? मेघालय में है, और इसको बादलों का घर बोलते हैं और इसको भारत का जेवर बोलते हैं। उसी प्रकार त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी कौन सी है? त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा के अंदर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? तो बंगाली और
कोकबोरोक भाषा है बंगाली, और कोकबोरोक बोली जाती है त्रिपुरा के अंदर, ठीक है। बाकी त्रिपुरा अपनी एक यूनिक संस्कृति के कारण पूरे भारत में जाना जाता है, ठीक है। यहाँ के किले हवेलियां बहुत ही फेमस है। अगले क्वेश्चन पे चलते। किस राज्य के मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतों को विश्व स्मारक कोष WMF द्वारा प्रतिष्ठित 2025 विश्व स्मारक वॉच में शामिल किया गया है? WMF जो है विश्व स्मारक कोष है, उसने प्रतिष्ठित 2025 के अंदर विश्व स्मारक वॉच के अंदर मूसी नदी के कुछ ऐतिहासिक इमारतों को शामिल किया गया है, और वो है तेलंगाना के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। कौन कौन से स्थान है मैं आपको बताता हूं। हैदराबाद के अंदर जो मूसी नदी है उसकी कुछ ऐतिहासिक इमारतें हैं जिसको विश्व स्मारक निगरानी में शामिल किया गया है, क्योंकि शहरीकरण हैदराबाद के अंदर इतना हो रहा है, हैदराबाद में जो प्रदूषण हो रहा है उसके बीच में इन चीज़ों का संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है। मुख्य स्थलों की बात की जाए, तेलंगाना उच्च न्यायालय, तेलंगाना का जो राज्य केंद्रीय पुस्तकालय है उसको, उस्मानिया जनरल अस्पताल हो गया, इसके अलावा एक ब्रिटिश रेजिडेंसी है भी हैदराबाद के अंदर, उनको, इन सभी स्थानों को संरक्षित स्मारक वॉच के अंदर शामिल कर दिया गया है, ठीक है। मूसी नदी, बताओ भाई, आपने जियोग्राफी पढ़ी होगी, इंडिया जियोग्राफी, मूसी नदी के बारे में आप क्या जानते हो? मूसी नदी है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है, आपने पढ़ा होगा, जियोग्राफी में नहीं पढ़ा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है। जब अपन इंडिया जियोग्राफी एप्लीकेशन पे पढ़ेंगे, आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया होगा, इन्फ्यूजन नोट्स के नाम से एप्लीकेशन है, वहाँ पर अभी पॉलिटी चलिए, जब जियोग्राफी में आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा मूसी नदी के बारे में। कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है, तेलंगाना से होकर बहती है, ये अंतरगिरी की पहाड़ियों से जैसे ही निकलती है तो एक प्रमुख जलाशय भी बनाती है, उस जलाशय का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इतने हिंट दे दिए, अब तो आप बता दो, ठीक है। मूसी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है, वापस बता देता हूँ, तेलंगाना से ये बहती है और ये अंतगिरी की जो पहाड़ियां हैं उनसे निकलती है और एक प्रमुख जलाशय का निर्माण करती है, उस जलाशय का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। यह था भाई 22 जनवरी 2025 का करंट अफेयर, जिसको मैंने डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करवाने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना, उससे क्या होगा, नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी और मुझे मिलेगा मोटिवेशन। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो जिससे मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और बात करते हैं इसके पीडीएफ की, तो ये नंबर है, इस पर मैसेज कर देना, सर जो आपकी डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसकी पीडीएफ चाहिए, डेली फ्री ऑफ कॉस्ट भेज देंगे। बाकी हमारा एप्लीकेशन आपको जरूर डाउनलोड करना, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल रही है और बहुत ही शानदार शानदार बैच वहाँ पर हमने शुरू किए हैं, इन्फ्यूजन नोट्स के नाम से। प्ले स्टोर पर जाकर आप उसको जरूर डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, टेक केयर, जय हिंद।